नमस्कार। आज हम भारत की न्यायिक प्रणाली के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद सुप्रीम कोर्ट जितना सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन राज्यों में न्याय की नींव है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स। और इसके लिए हमारी बुनियाद है ल्यूसेंट की किताब, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और दारोगा भर्ती की तैयारी करने वाले अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये नियम कानून असल में काम कैसे करते हैं और हमारी न्याय व्यवस्था की तस्वीर कैसे बनाते हैं। सही बात है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाई कोर्ट्स आए कहाँ से, एक ही हाई कोर्ट कई राज्यों का काम कैसे संभालता है, जजों की नियुक्ति के पीछे की प्रक्रिया क्या है, और सबसे जरूरी उनकी शक्तियां। हाँ, उनके पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नींव की बात करते हैं। संविधान में हाई कोर्ट्स का जिक्र कहाँ से शुरू होता है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है संविधान के अनुच्छेद 214 से। अनुच्छेद 214? जो साफ साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। एक सीधा साधा नियम लगता है। लगता तो है, लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत में जरूरतें बदलती रहेंगी। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 231 भी जोड़ा। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 231 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। एकदम सही। और इसी एक प्रावधान की वजह से आज भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 25 ही उच्च न्यायालय हैं। सिर्फ 25? लेकिन एक ही हाईकोर्ट कई राज्यों के लिए, इससे तो काम का बोझ बहुत बढ़ जाता होगा। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसी वजह से साझा उच्च न्यायालयों की खंडपीठ यानी बेंचेस स्थापित की जाती हैं। अच्छा, बेंचेस? जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्यालय तो गुवाहाटी में है, लेकिन उसकी खंडपीठें नागालैंड के कोहिमा, मिजोरम के आइजोल और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी हैं। मतलब न्याय लोगों के और करीब पहुंच सके। बिल्कुल। और इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी होता है, खासकर उन छोटे राज्यों के लिए जहां शायद एक पूरा हाईकोर्ट का ढांचा बनाना उतना व्यवहारिक ना हो। समझ गया। तो ये एक तरह का संतुलन है। एग्जैक्टली। इसी किताब में जो सूची दी गई है वो भी काफी कुछ बताती है। इसमें सबसे पुराने हाई कोर्ट्स 1862 के हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। हाँ, और ये तारीख बहुत कुछ कहती है। ये 1857 के विद्रोह के ठीक बाद का समय है। अच्छा, हाँ। अंग्रेज भारत पर अपनी प्रशासनिक और कानूनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। उन्हें सिर्फ सेना नहीं, बल्कि एक मजबूत कानूनी ढांचा भी चाहिए था जो उनके शासन को वैधता दे सकें। ये 3 उच्च न्यायालय सिर्फ अदालतें नहीं थे, ये ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था को भारत में स्थापित करने के सबसे बड़े प्रतीक थे। और कमाल की बात यह है कि आज़ादी के बाद हमने इसी ढांचे को अपनी न्यायिक प्रणाली की नींव बनाया। और दूसरी तरफ इसी सूची में सबसे नए न्यायालय भी हैं, जैसे 1 जनवरी 2019 को बने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट्स, जो दिखाता है कि व्यवस्था स्थिर नहीं है, जरूरत के हिसाब से विकसित हो रही है। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी उलझा रही है। सूची कहती है कि दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है, लेकिन वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो फिर पुडुचेरी को मद्रास हाईकोर्ट के अधीन क्यों रखा गया है? इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है? बेहतरीन सवाल है और ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका जवाब इन प्रदेशों के विशेष दर्जे और ऐतिहासिक विकास में छिपा है। दिल्ली मतलब भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ केंद्र सरकार बैठती है और यहाँ मामलों की संख्या और प्रकृति भी बहुत अलग है। बिल्कुल। इसीलिए संसद ने एक अलग कानून बनाकर दिल्ली को अपना उच्च न्यायालय दिया। जम्मू कश्मीर का भी अपना एक विशेष ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ रहा है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक सुविधा के लिए पास के राज्यों के उच्च न्यायालयों से जोड़ा गया है। समझ गया। तो अब आते हैं उन लोगों पर जो इन अदालतों को चलाते हैं, यानी न्यायाधीश। जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? किताब में इस बारे में 2 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं और दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। ओके। पहली, व्यक्ति ने भारत में कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर काम किया हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज। या फिर दूसरी योग्यता ये है कि वो किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक वकील रहा हो। तो हाँ, एक बहुत अनुभवी वकील जज बन सकता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 217 के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये उनकी अकेली मर्जी नहीं होती।
ये एक सलाह मशवरे की प्रक्रिया है। अच्छा, सलाह मशवरा। हाँ, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं, और अगर किसी अन्य जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। सीजेआई, राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इतने सारे लोग क्यों शामिल हैं इस प्रक्रिया में? ये शक्तियों के संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस को सुनिश्चित करने के लिए है। सीजेआई ये देखते हैं कि उम्मीदवार न्यायिक रूप से सक्षम है या नहीं। और राज्यपाल? राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर स्थानीय परिप्रेक्ष्य देते हैं, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस व्यक्ति की कार्यशैली और प्रतिष्ठा को सबसे बेहतर जानते हैं। मकसद बस ये है कि नियुक्ति निष्पक्ष हो। और एक जज अपने पद पर कब तक रह सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों से कम? जी, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। मैंने इसमें न्यायाधीशों के तबादले के बारे में भी पढ़ा, जो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, राष्ट्रपति भारत की मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी जज किसी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रहकर स्थानीय हितों से प्रभावित ना हो। न्यायपालिका की अखंडता बनी रहे। बिल्कुल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये वो शक्तियां हैं जो हाई कोर्ट को हमारे अधिकारों का रक्षक बनाती हैं। किताब में इन्हें क्षेत्राधिकार कहा गया है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर मामलों में आपको पहले जिला अदालत जाना पड़ता है, लेकिन कुछ बेहद गंभीर या खास मामले जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन इतने जरूरी होते हैं कि आप सीधे स्पेशलिस्ट यानी हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। यही है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और मौलिक अधिकारों के मामले में ही हाई कोर्ट रीट जारी करता है ना? ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को ये असाधारण शक्ति मिली है, और ये रिट आम नागरिक के सबसे बड़े हथियार हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़े हथियार। किताब में 5 तरह की रिट्स के नाम हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये नाम सुनने में बहुत भारी लगते हैं। क्या हम किसी एक का उदाहरण ले सकते हैं समझने के लिए? जरूर। सबसे महत्वपूर्ण रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, जिसका सीधा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। सोचिए, अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है और परिवार को कोई जानकारी नहीं देती, तो परिवार हाईकोर्ट जा सकता है? हाँ, और हाईकोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को तुरंत 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश किया जाए और हिरासत का कारण बताया जाए। ये नागरिकों की आज़ादी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, तो ये तो हुई उन मामलों की बात जो सीधे हाईकोर्ट में शुरू हो सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का ज्यादातर काम तो निचली अदालतों से आए मामलों को सुनना होता होगा। एकदम सही। यहीं पर अपील ये क्षेत्राधिकार की भूमिका आती है। बिल्कुल, ये हाईकोर्ट का सबसे व्यापक काम है। जब कोई पक्ष निचली अदालत के फैसले से नाखुश होता है तो वो हाईकोर्ट में अपील करता है। किताब इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटती है, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में क्या नियम है? इसमें सबसे गंभीर मामला तब बनता है जब किसी सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दिया हो। अच्छा। ऐसा कोई भी फैसला तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक हाईकोर्ट उसकी पुष्टि ना कर दे। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी को मौत की सजा देने में कोई भी चूक न हुई हो। और 7 साल से ज्यादा की सजा के मामलों में भी? हाँ, उन मामलों में भी अपील हाईकोर्ट में ही होती है। फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में हो सकती है। और पेटेंट या कॉपीराइट जैसे मामलों में? उन मामलों में अपील सीधे हाईकोर्ट में ही सुनी जाती है, क्योंकि ये विशेष कानून होते हैं। क्षेत्राधिकार में एक और बहुत दिलचस्प शक्ति है, मुकदमों का हस्तांतरण। ये क्या है? ये एक अनोखी शक्ति है। मान लीजिए किसी जिला अदालत में कोई मामला चल रहा है और सुनवाई के दौरान कानून या संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि इस सवाल का असर पूरे राज्य पर पड़ सकता है तो वो उस मामले को निचली अदालत से सीधे अपने पास मंगवा सकता है। और फिर हाईकोर्ट उस मामले का क्या करता है? उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो उस मामले को शुरू से आखिर तक खुद ही सुनकर फैसला दे दे, या फिर वो सिर्फ उस कानूनी या संवैधानिक सवाल पर अपना फैसला सुनाए और मामले को वापस निचली अदालत को भेज दे, इस निर्देश के साथ कि अब इस कानूनी व्याख्या के आधार पर आगे की कार्यवाही करो।
ताकि पूरे राज्य में कानून को एक ही तरह से लागू किया जाए। बिल्कुल। और आखिरी है प्रशासकीय अधिकार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाईकोर्ट अपने राज्य की सभी निचली अदालतों का सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर? हाँ, मतलब हाईकोर्ट सिर्फ जज नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे राज्य की न्यायपालिका का सीईओ भी है। सीईओ, ये एक बड़ा शब्द है। क्या इसका असर निचली अदालतों की स्वतंत्रता पर नहीं पड़ता? ये एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है। इस शक्ति का उद्देश्य स्वतंत्रता को कम करना नहीं, बल्कि पूरे राज्य में न्यायिक मानकों और प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। अच्छा। हाईकोर्ट ये तय करता है कि निचली अदालतों में रिकॉर्ड कैसे रखे जाएंगे, वहाँ के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के नियम क्या होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि राज्य के हर नागरिक को न्याय पाने की एक जैसी और भरोसेमंद प्रक्रिया मिले। अब उस नोट पर आते हैं जो किताब में दिया गया है और मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगा। इसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। एक मिनट, अगर ये राज्य का उच्च न्यायालय है तो फिर ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं है? ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही हमारे देश की एकीकृत न्यायिक प्रणाली की खूबसूरती है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली? इसका सीधा मतलब है कि हाई कोर्ट के फैसले अंतिम नहीं होते। हमारी न्याय व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर कोई पक्ष हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल। और ये नियम राज्य सूची के विषयों पर भी लागू होता है, जैसे कृषि या पुलिस से जुड़े मामले? हाँ बिल्कुल, चाहे मामला राज्य सूची का हो या केंद्र सूची का, कानून की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका बंटी हुई नहीं है। कानून पूरे देश के लिए एक है और उसका अंतिम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ही है। इसमें 1997 के एक और फैसले का जिक्र है जो मुख्य न्यायाधीश के शक्तियों से जुड़ा है। हाँ, ये न्यायालय के अंदरूनी कामकाज से जुड़ा है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वो किसी जज को एक बेंच से दूसरी बेंच में भेज सकते हैं, या ये तय कर सकते हैं कि कौन सा मामला कौन जज सुनेगा। हाँ, इसी अधिकार को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसका उद्देश्य ये है कि न्यायालय का कामकाज सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चले। तो आज हमने उच्च न्यायालयों को कई अलग अलग पहलुओं से समझा। 1862 में उनकी ऐतिहासिक स्थापना से लेकर अनुच्छेद 226 का तहत मौलिक अधिकारों के रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका तक, और साथ ही पूरी राज्य न्यायपालिका के प्रशासक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी। ये साफ है कि ये सिर्फ अपील सुनने वाली अदालतें नहीं हैं, बल्कि ये राज्य में कानून के शासन की धुरी हैं। बिल्कुल। और इन सभी जानकारियों को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल भविष्य की ओर भी इशारा करता है। बताइए। जिस तरह समाज और तकनीक बदल रही है और साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए और जटिल विवाद सामने आ रहे हैं, तो क्या ये सोचने का समय आ गया है कि उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का दायरा बढ़ाया जाए? क्या ये नए मामले इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इन्हें सीधे हाईकोर्ट के स्तर पर ही सुना जाना चाहिए? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी न्यायिक प्रणाली के भविष्य की दिशा तय करेगा।